हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चैलेंज करते हुए एक याचिका के ऊपर सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने उस वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आज इस वाली वीडियो के अंदर हम इस पूरी चीज को देखेंगे। भैया नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोर्ट केस क्यों रखा था, नॉर्मलाइजेशन हरियाणा के अंदर कैसे होता है, इन बच्चों ने केस को क्यों किया, मतलब इनकी मेन डिमांड क्या थी, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एक्सेल एनालिसिस चाहिए, क्विक एक्यूरेट अपडेट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाय हर्ष दैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर एई जेई सिविल क्लब हरियाणा और हरियाणा एग्जाम अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, या भाई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसलिए आप हरियाणा एग्जाम अपडेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आखिरकार ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा मुद्दा क्या है, इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर भाई आप ये जानना चाहते हो अब की बार जो सीईटी 2025 होगा उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, तो उसका मैंने एक्सेल के अंदर पूरा एनालिसिस किया था। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप इस वाली वीडियो को देखिए। एचएससी सीईटी 2025 नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, जो आपको जहाँ पे मैं अपने कर्सर को मूव करने लग रहा हूँ, ठीक है, इस शिफ्ट में कितने नंबर पर कितने नंबर कम या ज्यादा होंगे, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने इसके अंदर आपको समझाया है। और कितना नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी आप देख सकते हो। एवरेज 26 मॉर्निंग में 7 से 8 नंबर आपके बढ़ेंगे, 26 इवनिंग के 4 कम होंगे, 27 मॉर्निंग वाले के 8 और 26 इवनिंग के 4.6। अब हम दोस्तों कोर्ट केस के ऊपर आ जाते हैं। हरियाणा सीईटी 2025 इस वाले के ऊपर ये कोर्ट केस हुआ, और किस वजह से हुआ, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को रद्द करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, नॉर्मलाइजेशन करने के कई प्रोसेस होते हैं। नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से किया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों मेथड को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये याचिका इनकी रद्द क्यों की गई है, तो आप इस वाले पॉइंट को पढ़िए। प्रतिवादी आयोग ने याचिका को प्री मैच्योर बताया, हाई कोर्ट ने इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी। तो भाई जो प्रतिवादी आयोग है उसने क्या कहा कि भाई अभी तक तो हमने कोई रिजल्ट भी घोषित नहीं किया है, क्योंकि अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, इसलिए परिणाम घोषित होने के बाद ही कथित शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। यानी कि आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही आपको अभी से कैसे पता भाई ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, इस आधार पे आपने याचिका डाली है। ये प्री मैच्योर याचिका है, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। जो एडवोकेट है उसने भाई दैनिक सवेरा का पूछने पर बताया कि प्रतिवादी आयोग की तरफ से सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई है। तो याचिका यह तो रद्द होने का तो कारण आपको समझ में आ गया, भाई ये प्री मैच्योर याचिका है। पहले से कैसे आरोप लगा सकते हो कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद आप आरोप लगाओ, तो इसी वजह से इस प्री मैच्योर याचिका मानते हुए इसको खारिज कर दिया। बच्चों ने केस क्यों किया, बच्चों ने केस इसलिए किया कि भाई कुछ शिफ्ट का पेपर तो मुश्किल था, जैसे जो पहले वाली शिफ्ट थी और जो फोर्थ वाली शिफ्ट थी इनका पेपर मुश्किल था, और जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी उसका पेपर आसान था। इस वजह से इन बच्चों का ये कहना था भाई पहला और चौथी शिफ्ट अलग एजेंसी ने बनाई, दूसरी तीसरी अलग एजेंसी ने, और जो एवरेज मार्क्स के अंदर 15 से 20 नंबरों का डिफरेंस है, ये आप पढ़िए। औसत उम्मीदवारों के कच्चे अंक में 15 से 25 अंकों का अंतर है। और अपनाई जाने वाले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण विधि या प्रक्रिया, इन कठिन शिफ्टों के उम्मीदवारों की मदद नहीं कर रही है। जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी लगता है वो भी इन बच्चों की मदद नहीं करने लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस के अंदर भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था एवरेज 7 नंबर इनके भाई बढ़ने लग रहे हैं, इनके 8 नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन औसत अंकों का डिफरेंस 15 से 25 है। ये जिन्होंने याचिका डाली है उन्होंने कहा ये चीज मैं नहीं कहने लग रहा हूँ, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए पहले। उसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा, भाई जो ये 2 शिफ्ट थी जिनके अंदर मुश्किल पेपर आया उनको गंभीर नुकसान होने लग रहा है, और ये अतार्किक, स्पष्ट, मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण, कानून के स्थापित सिद्धांत के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय, इक्विटी के अच्छे विवेक के सिद्धांतों के भी खिलाफ बनता है, और संविधान की इस याचिका का उल्लंघन है। ऐसा ऐसा जो जिन्होंने याचिका डाली थी उन्होंने कहा है। उसके अलावा देखो एक पॉइंट और मेरे को इसको समझ में आने लग रहा है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक और पॉइंट क्या बनता है इसके अंदर, ठीक है। वो पॉइंट ये बनता है, भाई आपको पता है 2022 का सीईटी हुआ था, सीईटी 2022, ये पॉइंट लिखा हुआ इन्होंने। 10 जनवरी 2023 के घोषित परिणाम के साथ नॉर्मलाइजेशन के आयोग पर मौन रहने का मुद्दा भी उठाया। ये बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन की थी और टेलीग्राम पे मैंने कही थी। तो एक दो बच्चे थे जो मतलब जिनमें थोड़ा कम दिमाग होता है, उन्होंने इस चीज का मजाक बनाया कि भाई इसके अंदर ये सीईटी 2022 कहाँ से आ गया। उन बच्चों ने क्या कहा,
उन बच्चों का ये कहना था कि बीच के अंदर ये सीईटी 2022 कहाँ से आ गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 2022 वाला सीईटी भी दिया, 2025 वाला सीईटी भी दिया। अब किसी के इसके अंदर 70 मार्क्स हैं, किसी के 2025 के अंदर 65 मार्क्स हैं। अब आपस में इन दोनों के अंदर तो आप कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करने लग रहे, इन दोनों के अंदर आप कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करने लग रहे। जो नॉर्मलाइजेशन होने लग रहा है 2025 की जो 4 शिफ्ट है ना, जो 2025 की 4 शिफ्ट है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला जो एचएससी अडॉप्ट करती है उस वाले फॉर्मूला के हिसाब से पूरा आपको अच्छे से समझाया था भाई 4 शिफ्ट है। इन 4 शिफ्ट को आधार मानते हुए आपस में कंपैरिजन करते हुए हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर को तैयार करते हैं। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कई तरीके से हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उन मेथड में क्या अंतर है। 2 मेथड होते हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। पहला मेथड जो एचएससी अडॉप्ट करती है, दूसरा मेथड जो गेट जैसी एजेंसी अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो एचएससी जो मेथड अडॉप्ट करती है वो क्या होता है, कंपैरिजन मेथड। इसमें हम तुलना करते हैं भाई 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, चारों शिफ्टों में परसेंटाइल स्कोर के आधार पे हम तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, तुलना के आधार पे हम एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका बताएंगे। दूसरा फॉर्मूला गेट के अंदर लगता है। गेट के अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे लगता है। ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसी बनती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसी बनती है। इस वाले कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। भाई एवरेज अंक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के होते हैं। उसके ऊपर फिर हम डेविएशन देखते हैं, u प्लस सिग्मा, u प्लस 2 सिग्मा, और इधर u माइनस सिग्मा, u माइनस 3 सिग्मा। इस तरीके से हम, मतलब हमने केवल 27 इवनिंग का ग्राफ बनाया, फिर हम 27 की मॉर्निंग का ग्राफ बनाएंगे, फिर 26 की इवनिंग का ग्राफ बनाएंगे। जो ये गेट वाला फॉर्मूला क्या है, ये एब्सोल्यूट है। इसके अंदर हम एक शिफ्ट की दूसरी शिफ्ट से कोई तुलना नहीं करने लग रहे। गेट का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उसमें हम क्या करते हैं, एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट से कोई भी कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन एचएससी ने जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया है उसके अंदर चारों शिफ्ट का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। एचएससी ने अपने फॉर्मूले में ये तो बताई है कि हम 4 शिफ्ट को आपस में कंपैरिजन करेंगे। हम 2025 की 4 शिफ्ट को आपस में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन जो 2022 है ना, वही चीज इन्होंने लिखी है। 2022 का रिजल्ट 22 तारीख को घोषित किया था, उसको आप कैसे कंपेयर करोगे 2022 वाले के साथ। उस चीज के ऊपर कोई भी एचएससी ने अभी जवाब नहीं दिया है। जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब वो जवाब मिलेगा कि भाई हम 2022 वाले को 25 के साथ इस तरीके से कंपेयर करेंगे। भाई आप ये थोड़े ना, आप 25 की केवल 4 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करोगे, आपको तो 8 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। 22 की 4 शिफ्ट, 25 की 4 शिफ्ट, तब जाके ये नॉर्मलाइजेशन पूरा होगा। और इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वही सारी बातें भाई इन्होंने याचिकाकर्ताओं ने कही हैं, तो इसी वजह से वो सारा कंफ्यूजन था। और भाई जो आसान शिफ्ट और मुश्किल शिफ्ट वाली चीज थी वो तो थी ही थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो ये वाली पीडीएफ है ना, जो मैंने एक्सेल का एनालिसिस वगैरह किया था, वो आपको हरियाणा एग्जाम अपडेट इस वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।